हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पुरुषकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो है। इसमें हम राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना, जिन प्रश्नों पे ज़्यादा जोर देंगे वो है राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना, इच्छा और स्वीकृति, मूल्यों का संघर्ष, मधुलिका का अंतर्द्वंद और मधुलिका सबल नारी चरित्र, पुरुषकार का शिल्प। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो ध्यान दिया होगा कि इन प्रश्नों को बार बार, मतलब एक ईयर में अगर शिल्प के बारे में पूछा जाता है तो दूसरे ईयर में मधुलिका का चरित्र को लेकर पूछा जाता है, फिर राष्ट्रीय प्रेम और देश भावना को लेकर पूछा जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि सबको रिवीजन करके रखें ताकि जिसमें से भी जो भी सवाल पूछे जाएं वो हम अच्छे से आंसर कर सकें। तो आइए पढ़ते हैं राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना। पुरुषकार कहानी के लेख के पीछे जयशंकर प्रसाद की दृष्टि क्या थी, इसे जानना हमारे लिए जरूरी है। स्वाधीनता आंदोलन के काल में देश के इतिहास और संस्कृति के प्रति गौरव और गरिमा की दृष्टि का विकास करना तथा अस्मिता की पहचान कराना, जिससे कि स्वाधीनता आंदोलन में जनमानस की ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ सके। जयशंकर प्रसाद की सोच के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस इतिहास का स्मरण करना निश्चय ही जनता में स्फूर्ति और प्रेरणा का संचार कर सकेगी। इस प्रकार की सोच का जन सामान्य पर कितना प्रभाव हुआ होगा यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन पुरातनवादी दृष्टि के विकास द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए वातावरण निर्मित का ही प्रयास दृष्टिगत होता है। इस दृष्टिकोण से प्रसाद ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं को उस समय के परिवेश की जरूरत के अनुसार ढालने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रथम संग्रह की अधिकांश कहानियां ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित कहानियां हैं, लेकिन कहानियों को पढ़ने के बाद कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि इन कहानियों में जिस इतिहासी और संस्कृति गौरव को मुख्य आधार बनाया गया है वह वर्तमान काल में अर्थात स्वाधीनता आंदोलन के लिए वातावरण निर्मित में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। यह भी कह सकते हैं कि स्वयं प्रसाद का भी राष्ट्रीय संदर्भों में इसके उपयोग के प्रति विशेष आग्रह नहीं दिखता। पुरस्कार का मूल्यांकन करते समय यह स्मरण रखना जरूरी है कि राष्ट्र की जो अवधारणा आज है वह इस कहानी के घटित होने के समय यथावत नहीं थी। आज एक विशाल भूखंड में रहने वाले एक ही प्रजाति के निवासियों को राष्ट्र माना जाता है, जिनका इतिहास एक होता है और संस्कृति भी बहुत भिन्न नहीं होती। पुरुषकार में जो कौशल राष्ट्र का है वह कुछ गांवों का राज्य भर है, जिसका केंद्र श्रावस्ती दुर्ग है। कभी कौशल एक बड़ा राज्य रहा होगा, लेकिन कहानी में अरुण जिस कौशल का अधिपति बनना चाहता है वह एक छोटा सा राज्य है। कहानीकार ने इस राष्ट्र का परिचय इस प्रकार दिया है। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र के केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह कई गांवों का अधिपति है, फिर भी इसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं। यहाँ अतीत की चर्चा से संकेत है कि इस राष्ट्र के लोगों को का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। इसके बावजूद यही लगता है कि पुरुषकार कहानी का राष्ट्र या तो एक राज्य का बोधक है या फिर जन्मभूमि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मधुलिका को राष्ट्र प्रेम विरासत में मिला है, इसीलिए अपनी भूमि ले लिए जाने पर वह दुखी तो होती है, लेकिन उस नियम की अवज्ञा नहीं करना चाहती। उसका दुख, आज मेरे स्नेह की भूमि पर मेरा अधिकार छीन लिया गया, मैं दुख से विकल हूँ। अरुण उसे उसकी जमीन वापस दिलवाने का आश्वासन देता है तो वह अपने व्यक्तिगत दुख पर राष्ट्रीय नियम को वरीयता देती है। नहीं, वह कौशल राष्ट्र का नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। प्रणय एक व्यक्तिगत मूल है, जबकि देश रक्षा एक सामाजिक दायित्व। पुरुषकार कहानी में एक समय ऐसा आया जब व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है। अरुण के प्रेम में मुग्ध बेसुध मधुलिका अरुण के षड्यंत्र का अंग बन जाती है। कौशल की पराधीनता के विषय में वह कुछ भी सोच विचार नहीं करती, लेकिन निर्णायक क्षणों में वह गहरे द्वंद्व का शिकार हो जाती है। वह द्वंद्व में देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना का पलड़ा भारी पड़ जाता है।
श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध कौशल का चीर शत्रु, ओह उसकी विजय! कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंघमित्रा की कन्या, सिंघमित्रा कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं नहीं, वह सेनापति को अरुण के अभियान की सूचना देती है। राजा इस सूचना के लिए उसका आभार व्यक्त करते हैं। सिंघमित्रा की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया। वह उसे पुरस्कार में निज की सारी खेती देने का प्रस्ताव करता है, लेकिन जयशंकर प्रसाद के कथा चरित्र इतने सपाट नहीं है। मधुलिका के चरित्र की जटिलता फिर व्यक्त होती है। वह अपने सामाजिक दायित्व और राष्ट्रीय भावना का निर्वाह करने के बाद अपने निज लगाव के लिए भी अपना समर्पण जताती है। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। यह स्वच्छंदवादी बोध इस कहानी के अंत में ध्वनित है। राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना दोनों का एक साथ सामंजस्य बैठाने का या दोनों के प्रति अपना समर्पण सिद्ध करने की शक्ति मधुलिका जैसे इन्हीं गिने चरित्रों में ही मिलती है, और इस असाध्य को साधने का कौशल प्रसाद जैसे कथा शिल्प द्वारा ही संभव है। इच्छा और स्वीकृति मूल्यों का संघर्ष। पुरस्कार में राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना के टकराव को एक और रूप में देख सकते हैं। यह विधान और प्रवृत्ति का द्वंद्व है। विधान अर्थात मान्य और स्वीकृत मूल्य तथा प्रवृत्ति का मतलब है व्यक्ति की अपनी इच्छा। कहानी में जिस राष्ट्रीय नियम का उल्लेख है वह विधान का एक अंग है। राजा जिस भूमि को चाहे ले सकता है और प्रजा के लिए बाध्यता है कि वह उसे शिरोधार्य कर ले। मधुलिका भी अनचाहे अपने स्नेह की भूमि को राजा को के अधिकार में जाते देखती है और उसका कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं करती, लेकिन पुरस्कार में प्राप्त स्वर्ण मुद्राओं को न्यौछावर करके बिखेर देती है, जिसका अभिप्राय यह है कि वह अपनी भूमि को बेचना नहीं चाहती। वह चकित राजा से कहती है, देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसका मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। यह उद्धरण मधुलिका की प्रवृत्ति को रेखांकित करता है, जबकि विधान की कठोरता मंत्री के कथन में व्यक्त हुई है। अबोध, क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि का चौगुना मूल्य है, फिर कौशल का यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। तुम राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई, इस धन से अपने को सुखी बना। प्रसाद के कथा चरित्र एकदम विद्रोही और व्यवस्था विद्रोही नहीं साबित होते, लेकिन वे अपनी असहमति को सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त करते हैं। आकाशदीप की चंपा सबल समृद्ध गुप्त के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करती है। देवस्त में सुजाता धर्म शासन और वासना तृप्त के द्वंद्व को रेखांकित करती है। दुर्वासिनी, ये इनकी कुछ कहानियों का पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं कि महाराज को भूमि समर्पण करने में मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। तो अपने पक्ष में जब बोलती है तो वो यही कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर ये राष्ट्र का नियम है तो हम नियम का पालन करेंगे, लेकिन इसका मूल्य नहीं स्वीकार कर सकते क्योंकि ये मेरे लिए अमूल्य है। ये मेरे पितृ पितामहों की धरती है। अगर हम इसका मूल्य लेते हैं तो इससे हम पापी सिद्ध होंगे। यही मधुलिका जब अरुण के समझाने पर राजकीय नियम के तहत अपनी भूमि मूल्य स्वरूप सुरक्षा दृष्टि के महत्व की जमीन राजा से मांगती है, तो इसके पीछे प्रेम में कुछ कर गुजरने की एक प्रेम मुग्धा तरुणी के मन भावों की अभिव्यक्ति है। अरुण के प्रति उसका लगाव उसे अपने पूर्वजों की भूमि का मूल्य लेने को विवश कर देता है। कहानी का अंत प्रवृत्ति के दबाव और शक्ति का सूचक है। राजा के पक्ष से देखें तो वहां भी प्रवृत्ति और विधान का द्वंद्व है। राजा जानता है कि मधुलिका जिस जमीन को मांग रही है वह राज्य की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन वह मधुलिका की प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है। प्रार्थना स्वीकृति होने का एक कारण मधुलिका का सिंह मित्र की कन्या होना है, लेकिन मुख्य कारण राजकीय नियम का पालन माना जा सकता है।
पुरस्कार कहानी में घटनाएं उतनी प्रधान नहीं है जितनी भावनाएं, मूल्य, मर्यादाएं, जिनका आपसी संघर्ष कहानी के कथ्य को सघन और प्रखर बनाता है। इनमें भी राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना का तनाव कई रूपों में व्यक्त हुआ है। पुरस्कार कहानी में राष्ट्र की अवधारणा उसके आधुनिक अर्थ से पूर्णतः मेल नहीं खाती है। इसमें राष्ट्र कुछ संकुचित अर्थ में पितामहों के देश और जन्मभूमि के रूप में है, कुछ थोड़े से किलों और गांवों का सम्मिलित रूप इसमें कौशल राष्ट्र के रूप में। इसकी राष्ट्रीयता मगध की राष्ट्रीयता से अलग थलग है। जिस युग की यह कहानी है उस काल में राज्य के लिए प्राण देना स्वदेश प्रेम का चरम उत्कर्ष माना जाता था। समाज और राज्य की ओर से ऐसे व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मधुलिका भी सिंहमित्र की कन्या होने का गर्व अनुभव करती है। जब व्यक्ति की अपनी इच्छाएं प्रबल होती है, जब वह कभी कभी समाज और राष्ट्र की चिंता नहीं करता, मधुलिका भी अरुण के प्रेम प्रवाह में अपना सामाजिक दायित्व भूल जाती है, लेकिन पिता के बलिदान का स्मरण उसे देश के प्रति विश्वासघात से बचा लेता है। इस कहानी की यह विशेषता है कि सपाट और उग्र राष्ट्रीय भावनाओं को गौरवान्वित करना उसका लक्ष्य नहीं। मधुलिका अपनी जन्मभूमि तो बचाती ही है, लेकिन अपने प्रेम की रक्षा भी करती है। वह स्वयं प्राण देने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। इस कहानी में राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना के तनाव को विधान और प्रवृत्ति के द्वंद्व के रूप में देखा जा सकता है। विधान और प्रवृत्ति में सामंजस्य बैठाने और दोनों का निर्वाह करने की कोशिश ने इस कहानी को विशिष्ट बना दिया। अब हम पढ़ते हैं मधुलिका का अंतर्द्वंद क्या था। मधुलिका कभी कौशल के प्रति अपने अनुराग की ओर झुकती है तो कभी प्रेम का वह पक्ष प्रबल हो जाता है जो अरुण से संबंधित है। द्वंद्व की स्थिति अरुण के अति प्रेम को लेकर भी है। मगध का राजकुमार प्रथम दर्शन में ही मधुलिका के प्रति आसक्त हो जाता है और उसे अपना प्रणय भाव निवेदन कर देता है। मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती, लेकिन मधुलिका को अपनी हैसियत का ध्यान है। वह वर्ग भेद की खाई से परिचित है। मैं राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरे स्नेह की भूमि पर मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से निकज हूँ, मेरा उपहास न करो। फिर कहती है, यह उद्धरण बताता है कि प्रणय का प्रार्थी अरुण उसी वर्ग का है जिसने मधुलिका की स्नेह भूमि को छीन लिया है। अतः उस वर्ग के व्यक्ति के प्रति विकर्षण स्वाभाविक है। इसलिए मधुलिका अरुण के प्रति कठोर बनती है। प्रसाद की कहानियों में विकर्षण से आकर्षण और घृणा से प्रेम की जुगलबंदी प्राय मिलती है। मधुलिका सामंत वर्ग से है, उसकी मानसिकता से घृणा करती है, लेकिन अरुण एक युवा के रूप में उसे अच्छा लगता, अतः उसका तिरस्कार करके वह स्वयं कम आहत नहीं होती। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा, अश्ववेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत नहीं हुई? उसके हृदय में टीस सी होने लगी। मधुलिका के हृदय की यह टीस स्थायी पीड़ा बन जाती है। घोर अभाव का जीवन जीते हुए इस पीड़ा का नुकीलापन बढ़ जाता है। उसका मन कई बार पश्चाताप करता है कि उसने सौभाग्य का तिरस्कार क्यों कर दिया। यहाँ उसकी अपनी वास्तविक स्थिति, नियति, उसके सुख स्वप्न से टकराती है। उसका द्वंद्व, उसका असमंजस शीघ्र एक किनारा पा जाता है। उसे लगता है कि यह राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है, उसे प्रेम करने लगी। कहानीकार ने उसकी व्यग्रता, भावनात्मक उतार चढ़ाव को बहुत सलीके से बयान किया है। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। असहाय दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र इन सूखे डंठलों के रंध्रों से नीचे नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। मधुलिका एक सरल हृदय, मेहनती तरुणी जो अपने खेतों में काम करके अपने जीने भर के लिए अनाज उगाती है,
वह अपनी इस स्थिति से संतुष्ट है। उसके मन में राजसी वैभव के प्रति कोई लगाव भी दिखाई नहीं देता। अपने कर्तव्य को वह भली भांति जानती है, इसीलिए राजज्ञ की वह अवहेलना नहीं करती, बल्कि राजा द्वारा ली गई उसकी भूमि के बदले में दिए जा रहे मूल्य को भी वह स्वीकार करती। वैभव या पैसे के प्रति उसके मन में स्वीकार नहीं करती, और वैभव या पैसे के प्रति भी उसके मन में कोई लोभ नहीं है। यह जानते हुए कि मुद्रा या भूमि के बिना उसके लिए जीवन कठिन हो जाएगा, अभाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उसके लिए सर्वोपरि हो जाती है। भोली भाली देश प्रेमी कृषक कन्या के रूप में मधुलिका की छवि हमारे सामने प्रकट होती है। दूसरी ओर अरुण, जो एक सामंत है और साम्राज्य को फैलाने की अपनी आकांक्षा को वह महत्वपूर्ण समझता है, जिसके लिए एक भोली भाली कृषक कन्या का उपयोग करने में उसे कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। प्रेम का प्रदर्शन करना, आश्वासन देना या विश्वास पैदा करना उसके संस्कार और स्वार्थ का अविभाज्य हिस्सा है। ऐसी स्थिति में अपने स्वार्थ के लिए मधुलिका का वह बड़ी चालाकी से उपयोग कर लेता है। इसके विपरीत मधुलिका एक मेहनतकश मजदूर कृषक कन्या है, जो स्वभावतः सामंत वर्ग का तिरस्कार करती है। सामंतवादी सोच और प्रवृत्तियों का ही तो वह शिकार हुई है। एक राजा ने केवल अपनी परंपरा का निर्वाह करने हेतु उसके खेत को कुछ मुद्राओं के मूल्यों के एवज में अपने अधिकार में ले लिया। यहाँ पर कृषक समाज या व्यक्ति की इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं दिया गया, केवल राजज्ञ को स्वीकार करना ही जनता का कर्तव्य बताया जाता है। मधुलिका द्वारा विरोध न करना यही दर्शाता है कि यदि वह विरोध करके अपनी भूमि बचाना चाहती तो वह दंड पाती। इससे भी महत्वपूर्ण है कि अपने देश या मातृभूमि के लिए असीम प्रेम वह उसके समक्ष आने वाले कठोर भविष्य के प्रति भी उदासीन हो जाती है। उस समय केवल देश प्रेम और अपने कर्तव्य के प्रति उसका समर्पण महत्वपूर्ण है। जिस काल की यह कहानी है, उस काल में राज्य के लिए प्राण देना या त्याग करना सहज प्रवृत्ति मानी जाती थी, जिसे ही स्वदेश प्रेम या भक्ति कहा जाता रहा। लेकिन इसके पीछे के सत्य को कहीं भी उजागर न होने देने की कोशिश भी की जाती रही। अरुण के साहचर्य में रहकर मधुलिका वैभव के काल्पनिक आनंद को महसूस करती है। उसका द्वंद्व समित लगता है, प्रिय के प्रेम का प्रभाव उस पर हावी हो जाता है। लेकिन जब अरुण अपने अभियान पर जाता है, तब उसका द्वंद्व नए सिरे से परवान चढ़ता है। इस बार द्वंद्व कल्पना और यथार्थ का नहीं, अब टकराहट प्रियतम प्रेम और देश प्रेम के बीच है। इससे महत्वपूर्ण क्षण को प्रसाद ने विस्तार से व्यक्त किया है। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरिता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल न हुआ तो फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो, स्वावस्ती का दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए। दो मनभावों का सामंजस्य। यह ध्यान रखना आवश्यक कि मधुलिका केवल प्रेमवश अरुण के अभियान को अपना समर्थन नहीं देती, अपनी स्नेह भूमि छिन जाने का भय भी उसके मन में है। इस संदर्भ में डॉक्टर समदर्श मिश्रा तो जब एकाएक उसमें अपने साम्राज्य के प्रति कर्तव्य बोध जागृत होता है, तो उसके प्रेम से लिपटी प्रतिक्रिया की ईर्ष्या छिटक कर दूर जा पड़ती है और देश प्रेम तथा प्रियतम प्रेम का द्वंद्व बिंदु तीव्रता से आलोकित हो उठता है। इस द्वंद्व बिंदु में ऊपर कर्तव्य बोध देश प्रेम विजयी होता हुआ दिखाई पड़ता है, किंतु भीतर भीतर दोनों का तनाव चलता रहता है। हिंदी कहानी की एक अतरंग पहचान मधुलिका के भीतर चल रहे इस दोहरे प्रेम के तनाव की अभिव्यक्ति कहानी के अंतिम चरण में होती है। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। इन पंक्तियों में तो मुझे प्राण दंड मिले से संकेत है कि देश के प्रति कर्तव्य बुद्धि और प्रियकर के प्रति प्रेम, इन दोनों की शक्तिशाली मनोभावनाओं का द्वंद्व अंततः सामंजस्य में परिणित हो गया।
जहाँ तक पात्रों के द्वंद्व का प्रश्न है, आश्चर्यजनक रूप से मधुलिका का प्रिय पात्र अरुण किसी तरह के असमंजस में नहीं पड़ता। उसका चरित्र शुद्ध रूप से सामंती है। वह मधुलिका के क्षोभ भाव और प्रणय भाव को उभार कर अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है। वह उसे राज सिंहासन पर बैठा देने का प्रलोभन देता है। युवती का वक्षस्थल फूल उठा। वह हाँ भी नहीं कर सकी और ना भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पन लगाकर मैं तुम्हें इसी कौशल सिंहासन पर बैठा दूं। कहानीकार ने अरुण को इस बात के लिए कहीं भी द्वंद्वग्रस्त नहीं दिखाया है कि वह एक भोली भाली किशोरी का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए क्यों कर रहा है। कौशल के महाराज को एक निर्णायक बिंदु पर ठिठकता हुआ अवश्य दिखाया गया है। जब मधुलिका उसे अपने खेत के बदले सामरिक महत्व की भूमि चाहती है तो वे राज्य हित को ध्यान में रखकर उसकी याचना को ठुकराना चाहते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि मधुलिका तो कौशल की रक्षा करने वाले सिंहमित्र की कन्या है। वे उसे वह भूमि प्रदान कर देते हैं। अब पढ़ते मधुलिका सबल नारी चरित्र, क्योंकि मधुलिका के बारे में के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसलिए ये पॉइंट्स यहाँ जो हाईलाइटेड होंगे वो इम्पॉर्टेंट होंगे, तो उसे ज़रूर पढ़ें। प्रसाद के संपूर्ण साहित्य में नारी का तेजस्वी, सकारात्मक और सबल रूप व्यक्त हुआ है। श्रद्धा, देवसेना, ध्रुव स्वामिनी, चंपा, मालविका आदि नारी पात्र पुरुष पात्रों की तुलना में अधिक सशक्त हैं। पुरस्कार में भी कहानीकार ने मधुलिका के चरित्र को ही प्रयत्न पूर्वक संवारा है। उसी के द्वंद्व, उसी का स्वाभिमान और उसी का क्षोभ संपूर्ण कहानी को आच्छादित किए हुए है। कहानी का चरम बिंदु उसी के निर्णय पर टिका है। मधुलिका को साहस और दृढ़ता विरासत में मिली है। इसी के बूते पर वह राजा की स्वर्ण मुद्राएं उसी पर न्यौछावर कर देती है। राजा का अनुग्रह न स्वीकार करके वह दूसरे के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करती है। कहानीकार दर्शाता है कि उसकी तेजस्विता के पीछे श्रम का ठोस आधार है और उसका सौंदर्य भी कठोर परिश्रम से निखरा है। कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता है वह उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते। वह एक आदर्श बालिका थी। अरुण के मोह पाश में वह कुछ देर के लिए उचित अनुचित का भेद भूल जाती है, लेकिन उसका विवेक शीघ्र ही सावधान कर देता है। सिंहमित्रा, कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है। वह असह्य वेदना से भर उठती है और सेनापति को अरुण के आक्रमण से अवगत करा देती है। कहानी के अंतिम हिस्से में हम देखते हैं कि वह बलिदान का साहस भी रखती है। अरुण के साथ ही प्राण दंड का पुरस्कार मांगकर वह जैसे अरुण के साथ अपने विश्वासघात का प्रायश्चित कर रही है। अब पढ़ते पुरस्कार का शिल्प पक्ष। खड़ी बोली की विकास यात्रा की शुरुआत में भाषा के दो मॉडल भरतेंदु हरिश्चंद्र और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के रूप में सामने आए। हिंदी में भरतेंदु की भाषा परंपरा ही मुख्य धारा बनकर आगे स्वीकृत हुई। प्रसाद की रचनाओं पर भरतेंदु की भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कुछ आलोचकों को लगता है कि प्रसाद की कहानियों में तत्सम शब्दावली की प्रधानता संप्रेषणीयता में बाधा उत्पन्न करती है। वस्तुतः प्रसाद ने जिस बीते हुए कल की घटनाओं और चरित्रों को अपनी कहानियों में आत्मसात किया है, उसकी अभिव्यक्ति आज की बोलचाल वाली भाषा के माध्यम से संभव नहीं। पुरस्कार में भाषा के दो रूप मिलते हैं। जहाँ प्रकृति के सौंदर्य का अंकन है, भाषा अधिक संस्कृत निष्ठ, अधिक काव्यात्मक और बिंबात्मक हो गई है। ऐसे स्थलों पर लगता है कि छायावादी कविता का कोई अंश गद्य खंड के रूप सामने है। कहानी का प्रारंभिक अंश इस संदर्भ में दृष्टव्य है। आर्द्र नक्षत्र आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें दुदुम्भी का गंभीर घोष, प्राचीन के एक निर्भर कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। देखने लगा महाराज की सावरी शैलबाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बास उठ रही थी। बास मतलब खुशबू। नरन तोरन से जयघोष हुआ।
इस अवतरण में निर्भ्र प्राची, देव, दुदुम्भी, शैलबाला, उर्वरा, तोरण, घोष आदि शब्दों के अर्थ से अपरिचित पाठक के लिए इस वर्णन के मर्म तक पहुंचना संभव नहीं। लेकिन इस अवतरण में बादलों, घुमड़, सवारी, बास आदि शब्दों की उपस्थिति बताती है कि प्रसाद भाषा को यांत्रिक ढंग से तत्सम प्रधान नहीं बनाते। कहानी के अन्यंत्र की भिन्न माधवी, लता, सिंधु देश का तुरंग, फिर चामार के शुभ्र आंदोलन पद भी तत्सम प्रधानता की पुष्टि करते हैं। भाषा का एक अन्य रूप भी पुरस्कार में प्रयुक्त हुआ है जो बोलचाल की भाषा के बहुत निकट का है और सामान्य पाठक को समझने में आसान है। कुछ उदाहरण देखें। वो दूसरे के खेतों में काम करती है और चौथे पर रुकी सूखी खाकर पड़ जाती है। उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी तो बनाना होगा। भाषा चाहे जैसी भी हो, उसमें निहित अर्थ बिंब को समझने की क्षमता भरपूर है। मधुलिका के संशय को व्यक्त करने के लिए कहानीकार ने लिखा, पथ अंधकारमय था और मधुलिका का हृदय भी निबिड़तम से घिरा था। आगे इसी संशय और असमंजस्य के अंधकार में निर्णय की दिशा को आलोक दिखाई देने से व्यंजित किया गया। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्रा और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती, उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। प्रसाद की कथा भाषा कम शब्दों में बहुत कुछ अभिव्यक्त करने का प्रयास करती है, इसलिए स्थूल और सपाट कथन पुरस्कार में कम मिलते हैं। जहां अनुभवों को एक निर्णयात्मक रूप दिया गया है, वहां अवश्य भाषा कुछ स्थूल और सपाट हो गई है। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ साथ बढ़ती घटती रहती है। काव्यात्मकता का स्पर्श प्रसाद की कविता रूप उनकी गद्य रचनाओं में बार बार उभरता है। प्रकृति चित्रण के अतिरिक्त पात्रों की मानसिकता के वर्णन में भी अलंकरण और बिंबात्मक का प्रयोग देखा जा सकता है। सोती हुई मधुलिका को जब अरुण देखता है तो उसे लगता है कि एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से विच्युत होकर पड़ी, सुमन मुकुलित थे, भ्रमर निस्पंद। मधुलिका की निराशा को व्यक्त करने के लिए कहानीकार ने एक नए उपमान का चुनाव किया। यह अप्रस्तुत कोई दूर की कौड़ी न होकर जीवन के एक परिचित चित्र है। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू पकड़ने के लिए हाथ लपकता है, वैसे ही मधुलिका अभी वह निकल गया मन ही मन कह रही थी। इसी प्रकार उसकी कल्याण कामना साशंक थी और मन में प्रसाद का अधड़ बहने लगा। आदि वाक्यों में परिचित उपमान और बिंब भाषा की शक्ति को प्रमाणित करते हैं। नाटक के शिल्प विधि का उपयोग प्रसाद की कहानियों की रचना पर विचार करते हुए देखा गया है कि कुछ कहानियों में सूक्ष्म संवेदना का चित्रण काव्यात्मकता और नाटकीयता के साथ है। पुरस्कार इसी प्रकार की कहानी है। कम से कम 2 अवसरों पर नाटकीयता का बहुत सधा हुआ उपयोग हुआ है। मधुलिका 3 वर्ष पहले अरुण से हुई भेंट को पूर्व दीप्त के सहारे दोहराना चाहती है। वह अरुण के बारे में सोच रही होती है कि द्वार पर एक पथिक का आगमन होता है। वह द्वार खोलकर चकित भाव से राजकुमार अरुण को खड़ा देखती है। वह एक क्षण के बाद सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर यहाँ मधुलिका के साथ साथ पाठक भी इस आकस्मिक संयोग से स्तब्ध रह जाता है। नाटक के शिल्प विधि से उत्सुकता के चरम बिंदु का निर्माण करने का कौशल कहानी का समापन अंश में दृष्टव्य है। कहा अरुण का हंसना और तत्काल मधुलिका का प्राणदंड मांग बैठना एकदम आकस्मिक है। तो मुझे प्राणदंड मिले कहकर मधुलिका अरुण के बगल में खड़ी हो जाती। इस बिंदु पर पाठक न केवल हतप्रभ है, अपितु कहानी के अंत एकदम खुला हुआ है। यदि किसी को यह जानना जरूरी है कि मधुलिका को क्या पुरस्कार मिला, तो इसके निर्धारण में उसकी कल्पना और उसके अपने संस्कार सहायक होंगे। कहानीकार 3 संभावनाओं के द्वार खोल गया है।
महाराज ने केवल दोषी अरुण को प्राणदंड दिया होगा और मधुलिका को छोड़ दिया होगा। महाराज ने क्रुद्ध होकर अरुण और मधुलिका दोनों को प्राणदंड दे दिया होगा। तीसरी और सबसे बेहतर संभावना की सारी बातें जानकर महाराज ने मधुलिका के त्याग और उत्सर्ग को सम्मान दिया होगा और अरुण को दंड मुक्त कर दिया होगा। एक भावुक पाठक के लिए तीसरी संभावना अधिक ग्राह्य है, जबकि सत्ता के चरित्र से अवगत प्रबुद्ध पाठक दूसरी संभावना को रेखांकित कर सकता है। जो भी हो, पुरस्कार कहानी पाठकों के मन में एक बेचैनी पैदा करके समाप्त होती है। पुरस्कार कहानी का कला पक्ष बहुत सशक्त है। इसकी कलात्मक बनावट के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। प्रसाद ने प्रकृति सौंदर्य के अंकन में तत्सम शब्दावली और बिंब बहुल भाषा का प्रयोग किया। कई अवसरों पर यह भाषा पाठकों के लिए आसानी से ग्राह्य नहीं है। पुरस्कार कहानी में बोलचाल की भाषा का सौंदर्य भी कई स्थलों पर है, लेकिन स्थूल वर्णन और सपाट कथन इस कहानी में कम है। इस कहानी का भाषा अर्थ ग्रहण कराने में जितनी सक्षम है, उतनी बिंब ग्रहण कराने की शक्ति से संपन्न है। उपयुक्त उपमानों के नए ताजे प्रयोग प्रसाद की अभिव्यंजना को कलात्मक बना सके हैं। प्रसाद का कवि स्वभाव ऐसे स्थलों पर मुखर दिखाई देता है। प्रसाद का नाटककार रूप भी उनकी कहानी कला को प्रभावित करता है। पुरस्कार में कई स्थलों पर नाटकीय शैली का सहयोग लिया गया है। कहानी का अंतिम हिस्सा खासा नाटकीय है। ऊपरी तौर पर प्रसाद की कहानियां व्यक्ति की उलझनों तक सीमित रह जाने की प्रतीति कराती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रसाद की कहानियों में अपने परिवेश और समय की चिंताएं भी मौजूद हैं। उन्हें प्रेमचंद से एकदम विपरीत कथाकार सिद्ध करने की कोशिश हुई है। वास्तविकता तो यह है कि वे भी अपनी कई कहानियों में प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा को ही विकसित कर रहे थे। दो शक्तिशाली मनोभाव का द्वंद्व, उससे उत्पन्न उलझन प्रसाद की सभी चर्चित कहानियों में केंद्रस्थ है। पुरस्कार में इस द्वंद्व को हम कई रूपों में देख सकते हैं। जब मधुलिका राष्ट्रीय नियम के तहत अपनी जमीन ले लिए जाने पर क्षुब्ध होती है, जब द्वंद्व प्रवृत्ति विधान के बीच होता है, विधान को वह अस्वीकार नहीं करती लेकिन अपना असंतोष भी जता देती है। अरुण की प्रणय याचना भी द्वंद्व को जन्म देती है। सामंतवादी वर्ग के चरित्र से अवगत मधुलिका पहले तो उस याचना को ठुकरा देती है, बाद में उसे अरुण के अभाव का अनुभव होता है। यहाँ घृणा और प्रेम का वास ही द्वंद्व थोड़ी देर तक बना रहता है, जैसे आकाशदीप में चंपा के मन में है। कहानी का समापन चरण में राष्ट्रीय भावना और व्यक्ति चेतना आमने सामने है। अपने निजी सुख की कल्पना में मधुलिका अपनी जन्मभूमि की पराधीनता के विषय में कुछ ध्यान नहीं करती। अपने निजी सुख की पराधीनता के विषय में कुछ ध्यान नहीं करती, लेकिन निर्णायक क्षणों में उसे याद आता है कि वह उस सिंह मित्रा की कन्या है जिसने कौशल की रक्षा में प्राण दे दिए थे। उस द्वंद्व में आखिरकार राष्ट्रीय भावना विजयी होती है, लेकिन अंत में अपने लिए प्राण दंड मांगकर मधुलिका प्रेम के प्रति अपनी प्रतिष्ठा और समर्पण की भावना का प्रमाण भी देती है। प्रसाद ने मधुलिका के जीवन संघर्ष, उसके अंतर्द्वंद और उसकी निर्णय शक्ति का प्रभावपूर्ण बयान किया है। कहानी के अन्य पात्र उसके समान फीके नजर आते हैं। प्रसाद साहित्य में नारी पात्र प्राय अधिक तेजस्वी और सबल भी है। पुरस्कार में कथ्य और संरचना संश्लिष्ट रूप है। मानसिक तनाव और द्वंद्व को व्यक्त करने के लिए सक्षम भाषा प्रसाद के पास है, जो अर्थ ग्रहण के साथ साथ बिंब ग्रहण भी कराती है। सटीक बिंबों अप्रस्तुतों के माध्यम से चरित्रों की बेचैनी, क्षोभ, राग, विराग आदि को सलीके से अभिव्यक्त किया गया है। प्रसाद का कवि रूप और नाटककार रूप उनके कहानीकार की सदैव सहायता करता है। पूर्व दीप्त वर्णात्मक शिल्प विधियों के साथ नाटकीयता ने इस कहानी की अभिव्यंजना को भावपूर्ण और तीक्ष्ण बनाया है। कहानी का अंत विशिष्ट, बेधक और कई तरह की संभावनाओं से संपन्न है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी कला का प्रतिनिधित्व करने में सर्वप्रथम सक्षम है। तो आज हमने ये पुरस्कार जयशंकर प्रसाद का कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आने वाले वीडियो में हम कुत्ते की पूंछ जो यशपाल जी द्वारा रचित है उसे पढ़ेंगे।
ठीक है, उसके कहानी को और उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करेंगे। इसमें आप इतना बड़ा स्क्रिप्ट देख के परेशान ना हो, इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि कहानी का जीस्ट पता चल सके, हम सिर्फ उसी को हाईलाइट कर रहे हैं। तो आप जल्दी जल्दी सिर्फ उसी को अगर पढ़ते भी जाते हैं ना, एक बार अगर टाइम है तो आप पूरी कहानी पढ़े, अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं कि जिस पैराग्राफ को ही पूरा हाईलाइट कर दिया गया है, आप पूरा पैराग्राफ अच्छा से पढ़ लीजिए। आपको उन हाईलाइटेड पॉइंट्स की मदद से पूरा कहानी जानने में मदद मिल सकता है। तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के वीडियो जो MHD इग्नू के लिए इम्पॉर्टेंट है, नेट JRF के लिए इम्पॉर्टेंट है और भी अन्य परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, इसका आपको मिलता रहे वीडियो और आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। थैंक यू।